किसका पहला क्लास है आज? अच्छा ठीक है। देखिए मैं सेल डीएनए आरएनए तक बस स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। और आप लोग ऐसा मत समझना कि एकदम हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, महीनों तक पढ़ेंगे क्या, एक आध जन्म कंप्लीट हो जाएगा क्या, ऐसा मत समझना। हम लोग जब बड़े टॉपिक में आएंगे ना तो स्पीड हमारा ऑलरेडी बढ़ जाएगा। मैं बेसिक चीज़ों को इसलिए आपको धीरे से बता रहा हूँ क्योंकि आर्ट्स वालों को बिल्कुल नहीं समझ आएगा। 9वीं 10वीं के बाद से वो लोग पढ़े ही नहीं है, और 9वीं 10वीं के बाद का याद रहता तो कोचिंग ही क्यों आते, समझ रहे हो ना। तो चीज़ें याद नहीं रहती है भाई, तो हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे। स्टार्टिंग क्लास है, आज आपका तीसरा क्लास होगा मुश्किल से। तीसरा है कि चौथा है? तीसरा है ना। बताओ तीसरा क्लास में मैं कैसे फास्ट करूं, समझ रहे हो। तो मैं अगर साइंस में मैं मास्टर हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मैं जो चीज जानता हूं वो भी नहीं बता सकता, आपके सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा मैं। ये भी एक समस्या है, तो चीजें ऑलरेडी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या लिखे थे लास्ट क्लास में मुझे दिखाइए। सेल मेम्ब्रेन। आपकी सहेली नहीं आई है आज? एक और साथ में बैठती है ना, चलो ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गया था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ठीक है। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताओ मुझे, बायो वाले बताओ। इसके अलावा, इसके अलावा बताओ भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल के अलावा बताओ। चलो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले लिखना डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली से घिरा अंग है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ ना ऐसे मेम्ब्रेन होता है। इसको मेम्ब्रेन को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ना डबल लेयर इसमें पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, डबल मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली वाला ये ऑर्गन है। फिर नेक्स्ट लिखना, यह श्वसन क्रिया के माध्यम से, श्वसन क्रिया इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, यह श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, इसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में। देखो हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं, वो हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज अपने आप में ऊर्जा नहीं देता है, ग्लूकोज ऊर्जा तब देता है जब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है। जब भी भोज्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, या भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण। प्रकृति में जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तब ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि आग जलता है, फायर, आग जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन आप देना बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगा। आग बुझाने का सबसे अच्छा साधन क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई को आप रोक दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दो वहां पर। और क्या है सोर्सेस आग को बुझाने का, और कौन से सोर्सेस है बताओ आप लोग। रेत होता है, रेत के अलावा और कुछ है? गीला कपड़ा, कीचड़। रेत सबसे अच्छा हीट एब्जॉर्बेंट होता है, लेकिन आग लग गए तो आप रेत कहां से लाओगे, समझ गए। और रेत को आप ऊंचाई तक भी नहीं पहुंचा सकते, किसी बिल्डिंग में आग लग गया तो पेट्रोल पंप में बाल्टी में भरा होता है ना रेत,
हाँ समझ रहे हो, मैं पहले क्या सोचता था, स्कूल में था तो गुटखा खा थूकते होंगे, समझ रहे हो, वैसे ही सोचता था मैं, लेकिन वो आग को बुझाने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग लिखना, श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये इसको क्या करेगा, इसको ना एटीपी के रूप में तोड़ेगा। कितना कैलोरी उसमें मुक्त होता है, 38 की 36, हाँ 36 प्योर होता है भाई, 38 हम लोग पढ़ते जरूर है, मैं फोटोसिंथेसिस में और बताऊंगा एक बार, अभी बस आप लोग एटीपी लिख लीजिए। एटीपी का निर्माण करता है, ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट यहां पर क्या बनेगा, CO2 और यहां पर बनेगा H2O। ये होता है श्वसन की क्रिया। यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए श्वसन एक प्रकार का क्या है, केमिकल प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखना, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने था, हाँ बेंडा ने नहीं खोजा था, बेंडा ने इसका नाम दिया था, नाम जो है ना छठी बेंडा ने करवाया था भाई, बेंडा, रिचर्ड अल्टमैन, रिचर्ड अल्टमैन ने इसको खोजा था, अल्टमैन अराउंड 1890। तो सन वगैरह तो नहीं पूछता, नाम याद रखना खोजकर्ता का, खोजकर्ता है रिचर्ड अल्टमैन, और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। तो जन्म देने वाला कोई और छठी कराने वाला कोई और भी, ठीक है, याद रखना इसको। हो गया क्या, चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गन बताइए मुझे, नेक्स्ट सेल ऑर्गन क्या है, साइटोप्लाज्मा। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में मैं साइटोप्लाज्मा बता रहा हूं। इसका डिटेल फंक्शन जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिटेल फंक्शन है, 34 एटीपी, 36 एटीपी और 38 एटीपी के संबंध मैं आपको पढ़ाऊंगा, C3 साइकिल, क्रेब्स चक्र, ये तब बताऊंगा भाई, वहां समझोगे इसको, क्योंकि C3 साइकिल जब चलता है अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। C3 साइकिल चलता है ना तो एक बार में एक कार्बन के परमाणु को बनाता है, तो C6H12O6 में कार्बन का परमाणु 6 है, तो 6 बार वो चक्र चलता है, तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में। यहाँ पर नेक्स्ट लिखना, साइटोप्लाज्म है ना, हाँ चलिए साइटोप्लाज्म लिखना, साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या करता है, बायो वाले बताया करो भाई तुरंत तत्काल, कोशिका द्रव्य क्या करता है, क्या है ये कोशिका द्रव्य, बिल्कुल, ये ना अर्ध तरल बोल सकते हैं, सेमी लिक्विड है, ये जेली जैसा पदार्थ है, जैसे कि एक कटोरी है उसमें खीर भरा हुआ है और ऊपर से आप काजू बादाम को काट के उसमें डालोगे तो आधा वो धंस जाएगा, उसमें धंस जाएगा, तो जितने भी सेल ऑर्गन है वो आपस में कोलैप्स न कर जाए, टकरा मत जाए करके उसको स्टेबल रखता है। जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट के लिए हार्ट कैविटी है, लंग्स के लिए लंग कैविटी है, इंटेस्टाइन के लिए इंटेस्टाइन का कैविटी है, वैसे ही कोशिका द्रव्य क्या करता है, सेल ऑर्गन्स को एक जगह प्रॉपर फिक्स रखता है। जो भी मटेरियल कोशिका के अंदर में एंट्री लेता है वो कोशिका द्रव्य से होकर ही कोशिका के अंग तक पहुंचता है। तो आप लोग यहां पर क्या लिखोगे, कोशिका के अंदर मौजूद तरल पदार्थ है, लिखिए कोशिका के अंदर मौजूद तरल पदार्थ है, कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स, कोशिकांग या कोशिकांगों को स्थिर रखने का कार्य करता है,
अच्छा मुझे बताओ, क्या कोशिका द्रव्य में श्वसन की क्रिया होती है? थोड़ी बहुत होता है, हालांकि इसको लिखना नहीं है, बस याद रखना, कोशिका द्रव्य में भी श्वसन की थोड़ी बहुत प्रक्रिया होती है। ठीक, यहां पर एक चीज और लिखना, कोशिका को एक शेप या आप लोग शेप को हिंदी में क्या बोलेंगे? आकार देने का कार्य करता है। जैसे गुब्बारा होता है, बलून, उसमें हम लोग हवा भरते हैं, तो हवा भरते हैं तो वो फूला रहता है। हमारा आंख जो है, आई बॉल, आंख के अंदर में भी जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ है, इसके कारण ही हमारा आंख ऐसे फूला हुआ है। उससे उस जेली जैसे पदार्थों को निकाल दोगे तो वो चपट जाएगा भाई। वैसे ही सेल ऑर्गन्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में फिक्स है और ये उसको एकदम फुलाकर रखता है। नेक्स्ट कौन सा सेल ऑर्गन है बताइए? आपको पहला क्लास है क्या? न्यूक्लियस। चलो ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बताइए, आप लोग क्या जानते हो? न्यूक्लियस को किसने खोजा था? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए ठीक। केंद्रक, देखो केंद्रक के बारे में मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, एक बार और बताता हूं। यहां पर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, केंद्रक के अंदर में होता है डीएनए, आरएनए यहां पर पाया जाता है। केंद्रक जो होता है हमारे पूरे बॉडी के ना अलग अलग कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में मौजूद है, केवल एक कोशिका को छोड़कर। वो कोशिका कौन सी है जिसमें केंद्रक नहीं है? ह्यूमन बॉडी में एक कोशिका ऐसी भी है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। क्यों नहीं है? समझ रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे आप टीचर भर्ती के स्टूडेंट हो, ये नॉर्मल सामान्य विज्ञान पढ़ के आप व्यापम का कोई वनडे एग्जाम निकालते हो टीचर भर्ती के अलावा, तो यहाँ पर क्वेश्चन दोनों अलग अलग प्रकार से बनते हैं। केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है या कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, एकदम सामान्य क्वेश्चन। फिर अगर वो कूट या कथन में क्वेश्चन बनाता है क्यों नहीं पाया जाता या उनके कार्य क्या होते हैं, तब ये टीचर भर्ती का क्वेश्चन बन जाता है। कॉन्सेप्ट अगर पूछ रहा है तो क्यों नहीं पाया जाता, चलो बताओ, कोई दो रीजन बताओ मुझे। बायो वाले कितने लोग हो? फिर से पूछ रहा हूं मैं आज, हाथ उठाओ तो। चलो ठीक है, पीजी वाले कितने लोग हो बायो में? हाँ चलो बताओ भाई आप लोग, क्योंकि ग्रेजुएशन में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसी हवाबाजी हो जाता है। मास्टर वाले थोड़ा सा बताओ भाई, क्यों नहीं होता है? याद नहीं आ रहा है? अब भाई मास्टर वाले नहीं बताओगे तो फिर बाकी लोग आर्ट्स वाले कैसे करेंगे? हाँ चलो समझो, जो आरबीसी सेल होता है, रेड ब्लड सेल, इसका जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? बोन मैरो में। कौन सी प्रक्रिया, विच प्रोसेस? हीमोपायोसिस। देखिए, हीमोपायोसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड सेल है सब बनते हैं, और इसी के द्वारा स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और निषेचित अंडाणु एग को बनाता है, और वही आगे चल के भ्रूण बनाएगा, बच्चे का शरीर का आकार। तो बच्चे के शरीर में ब्रेन पहले से होता है क्या? अंडाणु लेकर आती है क्या ऐसे ब्रेन को, ये ब्रेन मोर तरफ से, हाँ शुक्राणु ये हड्डी मोर तरफ से, हाँ वो बनता है भाई। तो कैसे बनता है? तो एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं हीमोपायोसिस। हीमोपायोसिस के द्वारा जितने भी प्रकार के बोन, मसल, सब चीज को बनाया जाता है, तो उसी दौरान आरबीसी भी बनता है, और इसका लाइफ साइकिल होता है 120 डेज, और आफ्टर 120 डेज ये मर जाता है ऑटोमेटिक। ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है भाई। रिप्रोडक्शन करने के लिए जेनेटिक मटेरियल चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का काम। ट्रक जैसे सामान को लाता ले जाता है ना, वैसे ये ऑक्सीजन को बिठाता है, चल रहे ऑक्सीजन टमकटू ले गया कोशिका के पास, और वहां कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसको लेके वापस आएगा, लाने ले जाने का काम है इसका।
इसके ऊपर में कुछ कुछ प्रोटीन चिपके रहते हैं, जैसे ट्रक में सामान जा रहे हैं ना, तो कुछ और पदार्थ उसके अंदर भर सकते हैं आप, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन चिपका हुआ है उसमें, वैसे ही RH फैक्टर चिपका हुआ है। ये सब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो अभी आप लोग क्या याद रखना, केंद्रक में DNA और RNA पाया जाता है, ये लिखना। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना, RBC सेल में एब्सेंट होता है, RBC सेल में अनुपस्थित होता है। क्यों होता है तो मैंने पूरा कहानी अभी सुना दिया है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट लिखना, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग चेंबर ऑफ द सेल। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। कोशिका को ये रेगुलेट करता है, ये आप लोग लिख लीजिए इतना फंक्शन। कोशिका को रेगुलेट कैसे करता है, जो भी कार्य करना है कोशिका को सब निर्देशित किया जाता है, सबको ऑर्डर दिया जाता है। आप घर बनाते हो तो पहले प्लानिंग करते हो, ऐसे ऐसे मैप होगा, ये नक्शा होगा, यहाँ बेडरूम, यहाँ पर किचन, ये पूजा रूम, ऐसे बनाते हो। यहाँ पर ना DNA में सारे कोड है, कोशिका को कैसे काम करना है, और जब वो सेल डिवाइड होगा तो कैसे यहाँ पर नई कोशिका को बनाया जाएगा। इसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे थंब में चोट लगा और एक आध जो मसल्स का लेयर है ना वो निकल गया, उखड़ गया। अब जब वो चोट भरेगा तो जितना फिंगरप्रिंट वहां से डैमेज हुआ था उतना ही फिंगरप्रिंट वो फिर से बना देगा, ना एक लाइन आगे ना एक लाइन पीछे। सोचो उसको कैसे पता चला कैसे बनाना है, समझ रहे हो? DNA। यहाँ की जो कोशिका है ना वो सेम प्रकार के DNA से है, सेम प्रकार के DNA उसमें मौजूद है। पहले जो था उसके पहले जो है उसके पहले जो है वो सब एक जैसे कोड वाले हैं, तो वो जैसे था वैसे फिर से नया कोशिका बना देगा। इसलिए तो आप लोग देखिए घाव जब भरता है तो पहले के जैसे ही कोशिका बनती है और घाव एकदम पूरा क्लीन साफ। नेक्स्ट सेल ऑर्गन बताइए आप लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं इसको, यहां पर लिखना ER। हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसके ना दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आप लोग लिखिएगा, सबसे पहला नंबर पर है स्मूथ ER। स्मूथ ER क्या करता है लिखो, फिर मैं एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड या वसा का संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब आप लोग याद रखना, या तो ये उसका स्वरूप चेंज करता है या तो उसको ये उत्पादित करता है। संश्लेषण में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ रूप में उसका कार्य को समझा जाता है, या तो वो उत्पादन से संबंधित कार्य करेगा या उसके स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्मूथ ER होता है ये वसा का संश्लेषण करता है। दूसरा जो होता है रफ ER होता है, रफ ER। रफ ER क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन के स्वरूप को ये चेंज करता है या प्रोटीन के दूसरे स्वरूप को ये बनाता है, या ये प्रोटीन प्रोडक्शन से संबंधित कार्यों को करने के लिए जवाबदारी लेता है। तो यहाँ पर ये कैसे दो प्रकार का है और स्मूथ और रफ में हमने इसको कैसे बांटा है थोड़ा सा यहाँ समझना। जैसे कि ER में मैंने बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाया था इस प्रकार से। ये जो ER होता है इस प्रकार से हमने इसको दो भाग में बांट दिया है। चलो ये दो भाग में हमने बांट दिया। एक तरफ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे दानेदार संरचनाओं को बनाएंगे। ये क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम जहां पर भी दिखा आप लोग समझ जाइए प्रोटीन से संबंधित कार्य करेगा। तो ये जो राइबोसोम होते हैं
इसी के कारण से ये इसका जो सरफेस है वो हमें क्या दिखता है, खुरदुरा दिखता है, रफ दिखता है। और राइबोसोम है मतलब प्रोटीन प्रोडक्शन का काम वो करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम वो करेगा। दूसरी तरफ ना चिकना है, फैट कैसे होता है, चिकना होता है ना, तो उसको आप लोग वैसे याद रखना। ये लिपिड या वसा का क्या करता है, संश्लेषण करता है, इसलिए ये हो गया स्मूथ और ये हो गया रफ। तो ओवरऑल ईआर का काम क्या होगा, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना, इसका ओवरऑल कार्य होगा। प्रोटीन और हाँ लिपिड, फैट भी लिख सकते हो आप, फैट या वसा उसका एक दोनों का पूरक शब्द है, आप लिपिड भी बोल सकते हो, सभी एक ही प्रकार की चीजें हैं। प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण का कार्य, जैसे हम लोग श्लोक बनाते हैं ना, श्लोक वगैरह, संस्कृत का श्लोक या हिंदी में कोई चीज को दोहा वगैरह बनाते हैं, तो पानी शब्द सुटेबल नहीं होता ना लाइन में, तो पानी की जगह हम लोग जल लिख देते हैं, वैसी है ये भी, है एक ही चीज, नाम अलग अलग हो सकता है। हो गया क्या यहाँ तक? अब बताओ कौन सा सेल ऑर्गन है, कौन सा सेल ऑर्गन है? वैक्यूल है, चलिए हेडिंग डालिए वैक्यूल। रिक्तिका हेडिंग डालिए। रिक्तिका क्या करता है, बायो वाले बताओ, वैक्यूल क्या करता है? ना, नाम है वैक्यूल, लेकिन ये रिक्त नहीं है भाई, ध्यान रखना, इसमें पानी भरा होता है, यहां पर लिखना, इसमें तरल पदार्थ, कोष्ठक में लिखना पानी प्लस कुछ एंजाइम वगैरह भी होते हैं, अल्प मात्रा में भरा होता है। फिर लिखना कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर पानी की मात्रा का नियंत्रण या पानी के जरूरत को पूरा करता है। जैसे हमने प्लांट सेल बनाया था, तो प्लांट सेल में हमने बड़ा सा इसको वैक्यूल को बनाया है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो इसमें भरा हुआ है लिक्विड मटेरियल, जरूरत पड़ने पर ये बाहर साइटोप्लाज्म में इसको रिलीज करेगा यह। तो यहाँ पर मैंने बताया है कोशिका के अंदर पानी की जरूरत को पूरा करता है। एक चीज और यहाँ पर लिखना, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये आप लोग लिख लेंगे वैक्यूल में। नेक्स्ट सेल ऑर्गन बताइए, राइबोसोम, चलिए हेडिंग डालना राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम के कौन कितने प्रकार होते हैं? 70S और 80S। 70S और 80S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? 70S प्रोकैरियोटिक में होता है, 80S जो होता है यूकैरियोटिक में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस लाइन को लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखना प्रकार और कोष्ठक में लिखना 2 प्रकार होता है। 2 प्रकार में एक होता है 70S, ये लिखेंगे प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, अभी बस लिखिए प्रोकैरियोटिक में, और 80S में लिखना यूकैरियोटिक में। ये 2 प्रकार लिख लेंगे। जैसे कि जीवन की उत्पत्ति के क्रम में सबसे पहले कौन सा जीव उत्पन्न हुआ था? बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें सेल पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो यहां पर देखिए प्रो शब्द का मतलब होता है पुराना, पुराना, या इसको हम लोग ना एंशियंट शब्द भी बोल सकते हैं, प्राचीन। कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें केंद्रक जो है काफी प्राचीनतम प्रकार का है, काफी पुराना प्रकार का, तो ऐसे जो जीव है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। मतलब जीवन उत्पत्ति और उद्भव के विकास के क्रम में जो सबसे पहले जीव बने थे उन सभी जीव को हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और सब जीव एक कोशिकीय हैं, सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका जो सेल होता है, अभी मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा एनिमल और प्लांट सेल के बाद में, तो याद रखना जो सबसे पहले सेल बने उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोले। और इसमें राइबोसोम का प्रकार होता है 70S प्रकार का, ये प्रकार है एक। दूसरा है यूकैरियोटिक, जो बाद में जीव बने। ईयू का मतलब होता है विकसित चीजों के लिए ना हम लोग ईयू शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरोप लिखते हैं ना, EUROPE, यूरोप, ऐसे याद करता था मैं, पीजी करता था तो यूरोप में ना ईयू शब्द जो जुड़ा हुआ है, ऐसे ही विकसित शब्दों के आगे हम बायो में ईयू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की कोशिका आती है, एक है पादप और एक है जंतु, प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि ये विकसित है, क्यों विकसित है? प्रकाश संश्लेषण करना है तो क्लोरोप्लास्ट है, प्रोटीन निर्माण करना है तो राइबोसोम है, ऊर्जा बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ रहे हो? प्रकाश को कैप्चर करना है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, वेस्कुलर बंडल है पानी को लाने ले जाने के लिए, वो भी तो कोशिका है। बहुत सारी चीजें हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ना कुछ भी नहीं है, एकदम थेथली, दुच्छा, समझ रहे हो? इसके पास कुछ भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। तो ये आपका पुराना सेल हो गया, ये आपका नया हो गया। दूसरा लिखना इसमें राइबोसोम में, दूसरा इसका फंक्शन लिखना। पहला तो ये हो गया, दो प्रकार का होता है। दूसरा लिखना, यह प्रोटीन उत्पादन या प्रोटीन प्रोडक्शन के कार्य में सहायता करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है और कोशिका के अलग जो कोशिका द्रव्य है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी मिलते हैं। ये दोनों जगहों पर मिलते हैं, कोशिका द्रव्य और एक है ER में। नेक्स्ट इसमें एक चीज और लिखना, प्रोटीन राइबोसोम का दूसरा नाम है। ऐसा क्यों बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? पीजी वाले बताओ या ग्रेजुएशन वाले, दोनों सब मिलके बताओ, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोलते हैं? प्रोटीन प्रोडक्शन करता है इसलिए नहीं, दूसरा है इसका कार्य। क्यों बोलते हैं? आप लोग इतना जल्दी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे बनेगा? सब ये 12वीं फर्स्ट ईयर तक के पूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए कोचिंग ज्वाइन किए हैं। और इसको भी पढ़ के भूल जाओगे तो फिर बाद में ढूंढे को देव सर पढ़ाए थे, खोजते हैं उसको पहले। हाँ, देखो बार बार पढ़ो, कोई चीज कठिन नहीं है, बार बार आप पढ़ो, आपको पूरा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ। एक बार पढ़ोगे एक जानकारी मिलेगा, दोबारा पढ़ोगे फिर से दूसरी जानकारी। देखो ये जो राइबोसोम होता है ना, RNA राइबो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से बनता है ऑलरेडी ये, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट बताइए कौन सा सेल ऑर्गन है? कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड, लिख लिए ना सब लोग? चलिए, पहले मैं जो भी चीज यहां पर लिख रहा हूं आप लोग जल्दी से लिखना। क्लोरोप्लास्ट, एक छोटा सा डायग्राम बन रहा है, आप लोग बनाइएगा, इसको समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं, बस एक छोटा सा डायग्राम है। यहां पर हम बना देते हैं सन,
अच्छा, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो रहा है? हाँ बताओ बताओ। नाभिकीय संलयन की विखंडन? संलयन है। सूरज जल रहा है, क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? सूरज जो आग उगल रहा है उसके लिए जल रहा है कि क्या हो रहा है? सूरज आग का गोला है ना, तो आग हमें कैसे प्राप्त होता है? रेडिएशन से। वो ताप है, टेम्परेचर है वो। सूरज में ना केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हाँ, हाइड्रोजन हीलियम के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, कोई भी चीज जल रहा है हम तभी बोलते हैं जब ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, ध्यान रखना। सूरज जल नहीं रहा है भाई, वो आग का गोला है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो सनलाइट है, सनलाइट इसको बनाते जाओ तो आप लोग फटफट। सनलाइट पत्ती पर पड़ता है, ग्रीन लीफ पर, और ग्रीन लीफ में क्या होता है, मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्रीन लीफ के अंदर में ना इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक दो दो चार में बना देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ऐसे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बोलते हैं जी? ऐसे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर को। अब आप लोग बोलोगे सर अब्बड़ पूछते हम नहीं जानो कर क्लास में कल से। हाँ, रिवीजन होगा। क्या बोलते हैं इसको? बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर को ग्रेना। यहां पर लिखना, ये जो सिक्का सिक्का जैसे मैंने बनाया है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेना। और ये जो बोर्ड का कलर है ब्लैक वाला, जो इसमें खाली जगह दिख रहा है, ये खाली जगह को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सबसे पहले कौन से प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है? सबसे पहले क्या बनता है? ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में मुक्त किया जाता है वो किससे प्राप्त होता है? हाँ हाँ, कौन सी चीज ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर जिससे ऑक्सीजन हमें मिलता है? एकदम सरल सा क्वेश्चन है, बताओ। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ऐसा कौन सा चीज यहाँ पर टूटता है जिससे ऑक्सीजन बनता है? तो देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट में बनाया हूं ना डब्बा डब्बा, इसको मैं एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना देता हूँ। ये वही डब्बा डब्बा है जो आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, मैं इसको दो भाग में बांट देता हूँ। एक ये ग्रेना है और ये स्ट्रोमा है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट को ना मैंने ऐसे बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर में बना दिया है, ठीक। ये इरेगुलर जो है ना, इरेगुलर शेप में ये वहां पर फिक्स रहता है प्लांट सेल में, टेढ़ा पिचका जैसे भी रहता है वो अरेंज रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, ये इस प्रकार का जो संरचना है इसी को मैंने बना दिया है ऐसे बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर में। और ग्रेना के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है, स्ट्रोमा के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है। चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट है तो सनलाइट इसमें भी पड़ेगा। अब ये क्या करता है, जो H2O होता है पानी, इसको ये तोड़ेगा सनलाइट के प्रेजेंट में, और यहाँ पर वातावरण में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मुक्त करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ रोक लेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्ती पर पड़ता है तो सबसे पहले पानी ब्रेक डाउन होता है, पानी टूटता है और ऑक्सीजन को वातावरण में भेज देता है इन्वायरमेंट में, और हाइड्रोजन को रोक लेता है। हाइड्रोजन क्या बनाएगा? NADPH। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एक प्रकार का ईंधन है, समझने के लिए आप लोग ध्यान रखना, ये फ्यूल है। यहीं पर बनेगा ATP, यहीं पर मैं लिख देता हूं NADPH और ATP। अब ये दोनों ईंधन है,
ये दोनों प्रकाश के प्रेजेंस में बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, इस नाम से हम जानते हैं। तो प्रकाश अभिक्रिया के दौरान कौन से उत्पाद का निर्माण कहां पर होता है? तो NADPH और ATP का निर्माण ग्रेना वाले भाग में होता है प्रकाश के उपस्थिति में। नेक्स्ट, अब ये क्या करेगा, ये फ्यूल क्या करेगा, ये ऊर्जा? तो यहां पर ना एक साइकिल है, एक मशीन है समझो, C3 नाम का। ये मशीन को चलाना है इसको, इस ऊर्जा के माध्यम से। जैसे आप किचन में खाना बनाते हो तो मैं आपको आलू टमाटर जो भी सब्जी रॉ मटेरियल दे दिया मैंने, अब ईंधन नहीं दूंगा, खाना बनाओ बोलूंगा तो कैसे बनाओगे? अब आप चूल्हा जला ले वो सर मत बोलना ना, समझ रहे हो ना? आपके पास ईंधन नहीं है तो आप खाना कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ भी है। पौधे को खाना बनाना है तो सबसे पहले ईंधन तैयार करता है वो। अब जैसे ईंधन रेडी हो गया, अब ये साइकिल को चलाएगा। तो इस साइकिल को चलाने के लिए ना हमें एक चीज और चाहिए, वातावरण से CO2। ये यहाँ पर ना हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, यहाँ से हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और इसकी सहायता से इस साइकिल को चलाएंगे। तो जैसे ही एक साइकिल ये यहाँ पर पूरा होगा, एक कार्बन को ये रिलीज करेगा, फिर से एक साइकिल चलेगा, फिर से दूसरा कार्बन रिलीज करेगा। तो ऐसे ही जब ये 6 बार चलेगा तो क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। तो यही C6 को बनाने के लिए 6 बार चलता है। और बाकी जैसे ये NADPH और ATP ऊर्जा को खपत करेगा, रिटर्न में फिर से ये एनर्जी लॉस करके बन जाएगा NADP और ADP। तो ये जो प्रक्रिया है कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल क्लोरोप्लास्ट समझा रहा हूं आपको। तो ये समझ आया कि आप लोगों को? तो इस पूरे स्लाइड का मतलब क्या है? पूरे स्लाइड का मतलब है क्लोरोप्लास्ट में C6H12O6 का निर्माण होता है और यही है भोजन। तो लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, किसको समझ नहीं आ रहा है? कोई ऐसा प्राणी है जिसको समझ ना आ रहा हो? एक बार और बताओ। बोलने के बाद बोलते हो आप लोग? हाँ, पहले से बोला करो। हाँ चलो, क्या नहीं समझ आया? स्ट्रोमा वाला समझ नहीं आया। सुनो, देखो, जैसे ही सनलाइट पड़ता है क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना और स्ट्रोमा दो भाग होते हैं। ग्रेना वाले भाग में जो वाटर होता है ये ब्रेक डाउन होता है और वातावरण में छोड़ता है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे छोड़ेगा? रंध्र जानते हो, स्टोमेटा, उसके माध्यम से ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो जितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जगह खाली हो गया, उतना ऑक्सीजन के बाद ले कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा। तो यहां पर क्या होता है, ये H2O ब्रेक डाउन होकर O2 में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ये हाइड्रोजन NADPH बनाएगा। NADPH जैसे ही बनेगा साथ में बनता है ATP। ये दोनों क्या है? ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा क्या करेगा? C3 नामक एक साइकिल को चलाने के लिए इसका उपयोग होगा। तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इस साइकिल को चलाएगा और एक साइकिल जैसे ही चलेगा एक कार्बन को ये रिलीज करेगा। कैसे रिलीज होता है, कौन सा चीज कार्बन को रिलीज करता है, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस में। एक यौगिक होता है कंपाउंड, इसको बोलते हैं रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। नाम याद होगा? दिक्कत हो जाएगा भाई। तो अभी आप लोग याद रखना, ये जो कार्य है, कहां पर लिख रहा था मैं? हाँ, यहां पर मैं लिख रहा था। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। हाँ, ये डार्क रिएक्शन का है, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं डार्क रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। यहीं पर 2 लाइन बस लिख रहा हूं, यहीं पर लिख लो, इसी स्लाइड में आ जाएगा। क्या लिखना? पादप कोशिका का किचन। पादप कोशिका
का किचन, किचन ऑफ द प्लांट सेल, किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट के लिए दूसरा लाइन लिखना, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये 2 लाइन इसमें लिख लेना। थोड़ा सा लंबा लंबा क्लास के कारण गले में दर्द हो गया है भाई, लास्ट क्लास के आने तक। हो गया ना यहाँ तक? तो आज आप लोग इतना करो। नेक्स्ट सेल ऑर्गन कौन सा है? गोल्जी बॉडी। कितना टाइम बचा है हमारे पास? चलो अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है। सेल में मैं अभी आपको डीएनए आरएनए नहीं पढ़ाया हूँ, क्रोमोसोम नहीं पढ़ाया हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।